हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप एंड टॉपिक का नाम है एसेंशियल एलिमेंट्स या एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गुड पार्टनरशिप। एक अच्छी पार्टनरशिप में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। एन आइडियल पार्टनरशिप is a partnership which possess all the requirements of a successful business. आइडियल पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें बिजनेस के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए वो सारी मौजूद हों. This can be possible only when all the partners are of high quality and they are chosen carefully. ये तभी सही रहेगा जब जितने भी पार्टनर्स है वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए, बेईमान टाइप नहीं होने चाहिए एंड दे आर चूजन केयरफुली. उसी बंदे को आप पार्टनर के तौर पे लें जो कि अच्छा है, जो कि ईमानदार है. इट इट मे बी डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस टू फाइंड एन आइडियल पार्टनरशिप. असल जिंदगी में एक आइडियल पार्टनरशिप को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है. बट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल पार्टनरशिप एक्ट्स एज अ गाइड इन द फॉर्मुलेशन एंड वर्किंग ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म्स. बट ये जो कंसेप्ट है आइडियल पार्टनरशिप का, ये गाइड करता है बाकी पार्टनरशिप फर्म्स को कि हमें इस तरीके की पार्टनरशिप रखनी है, तभी काम पहले से बेटर होगा. एन आइडियल पार्टनरशिप मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग इसेंशियल कंडीशंस. एक अच्छी पार्टनरशिप में, आइडियल पार्टनरशिप में ये फॉलोइंग पॉइंट्स या फॉलोइंग कंडीशंस होनी चाहिए. नंबर वन, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुड फेथ. अगर म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं होगा पार्टनर्स के बीच में तो स्वा पार्टनरशिप करेंगे? खुद सोचो, समझ गए बात. पार्टनर्स हु एंजॉय द गुड फेथ ऑफ ईच अदर मस्ट बी चूजन. वही पार्टनर्स को चूज करना चाहिए जिसमें आपस में गुड फेथ है, भरोसा है. अगर भरोसा नहीं है पार्टनरशिप कहां से निभाएंगे? इनिशियल गुडविल ऑफ्टन गिव्स वे टू जेलसी एंड डिस्ट्रस्ट. अगर शुरुआत में गुडविल अच्छी हुई और बाद में क्या पता गुडविल अच्छी ना हो, इसकी वजह से जेलसी और डिस्ट्रस्ट हो सकता है. तो ओवरऑल म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है. तो शुरुआती तौर पे गुडविल अच्छी नहीं होनी, मतलब गुडविल नहीं होनी चाहिए, ओवरऑल गुडविल रहनी चाहिए. इन आइडियल पार्टनर्स आर दोज हु आर नॉट एन ऑटोक्रेटिक एंड सीक्रेटिव नेचर. ऑटोक्रेटिव और सीक्रेटिव नेचर, बेसिकली आइडियल पार्टनर्स वो होते हैं जो ऑटोक्रेटिक ना हो. मतलब ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि अपनी ना चलाएं, समझ गई बात. और सीक्रेटिव, अपनी बात को दिल में ना रखें, वो खुल के सामने रखें. A fairly long acquaintances is necessary between partners for mutual understanding and confidence. उनके बीच में काफी अच्छा तालमेल रहना चाहिए, तभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा. All partners must be honest and sincere and dedicated to the firm. बेसिकली सिंसियर होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए और कंपनी के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए ताकि कंपनी अच्छी तरीके से चले. तो पहला पॉइंट था कि उनके बीच में ट्रस्ट और गुड फेथ होना चाहिए. सेकंड आ जाता है सप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन. कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो करें, विदाउट कंट्रीब्यूशन ही उनको थोड़ी ना बना देंगे पार्टनर. पार्टनरशिप या पार्टनर्स शुड पूल देयर रिसोर्सेज इन अ वे दैट ईच कॉम्प्लीमेंट्स द अदर. उनको अपने रिसोर्सेज को पूल इन करना चाहिए ताकि एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे को वो सहारा दे. अ प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट इज रिक्वायर्ड. तो पैसे के साथ साथ अपना स्किल्स और टैलेंट भी पार्टनरशिप फर्म को देना चाहिए, पार्टनर्स को. Each partner should make a distinct contribution to the firm in terms of capital, business ability, technical ability, experience, widespread contacts, etc. तो हर एक जो पार्टनर है उसको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, पैसे की टर्म्स में, अपने स्किल्स की टर्म्स में, कॉन्टैक्ट्स की टर्म्स में या अपने एक्सपीरियंस की टर्म्स में कंट्रीब्यूट करना जरूरी है. अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो समझो कहानी खत्म. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है कॉमन अप्रोच. ऑल द पार्टनर्स मस्ट हैव कॉमन आउटलुक एंड मस्ट एक्ट इन कोऑर्डिनेशन. हर एक की कॉमन अप्रोच होनी चाहिए और आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करें. एवरी पार्टनर मस्ट होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ फर्म सुप्रीम एंड शुड वर्क फॉर द कॉमन बेनिफिट. हर एक पार्टनर है जो कंपनी का इंटरेस्ट है उसी को सुप्रीम मान के चले, उसी को पहल दे कंपनी के इंटरेस्ट को, और वर्क करे, काम करे कॉमन बेनिफिट के लिए, सबके बेनिफिट के लिए. देयर शुड बी कंपैटिबिलिटी ऑफ परमानेंट सॉरी देयर शुड बी कंपैटिबिलिटी of temperament among the partners and a common approach of business problem. सिंपल वर्ड्स में उनमें कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए और जो भी उनकी जो पार्टनर्स की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है वो कॉमन होना चाहिए ताकि उनका माइंड मिल जाए. देयर शुड बी अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑन पार्ट ऑफ ऑल. मतलब स्पिरिट होनी चाहिए कि हम कोऑपरेट करेंगे और सर्विस देंगे सारे के सारे
पार्टनर्स आपस में एक दूसरे को। फॉर इंस्टेंस, अ हाईली एडवेंचरस पार्टनर कैन नॉट गो अलोंग विद द एक्सट्रीमली कॉशियस पार्टनर। एक पार्टनर हाईली एडवेंचरस है, वो नई-नई चीज़ें करना चाहता है, दूसरा पार्टनर बहुत डरपोक टाइप का है, वो अवॉइड करना चाहता है, रिस्क एवर्टर है, तो ऐसी पार्टनरशिप नहीं चलेगी। समझ गए बात? दोनों एक टाइप के ही होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट होगा तो सही होगा, बाद में अगर कोई डिस्प्यूट पड़ा या कोई लीगल झमेला पड़ा, परेशानी पड़ी, तो उसको सॉल्व करना आसान रहेगा। The agreement of partnership should be in writing and signed by all the partners to avoid the possibility of misunderstanding and dispute among partners. Written agreement रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बाद में dispute solve हो सकते हैं. The agreement should be comprehensive and precise in its details with regard to mutual rights and obligations of the partners. तो एग्रीमेंट में सब कुछ होना चाहिए कि जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स क्या हैं और उनके म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस क्या हैं, किस किस की क्या ड्यूटीज हैं और क्या क्या राइट्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है रजिस्ट्रेशन। अगर आप पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो बहुत अच्छा रहता है। एक आइडियल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ताकि बाद में कोई लीगल डिस्प्यूट पड़े तो उसको सॉल्व किया जा सके कोर्ट ऑफ लॉ के अंडर। An ideal partnership should not suffer from any disadvantage. It should therefore be registered because an unregistered firm cannot enforce its rights against outsiders in the court of law. अब आप खुद सोचो, पार्टनरशिप ही रजिस्टर नहीं है, अगर कोई डिस्प्यूट पड़ा विद इन द पार्टनरशिप या बाहर, तो वो डिस्प्यूट को सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ के लिए। ठीक है, कोर्ट कहेगी तुमने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराई, तुम्हारे पास प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट्स क्यों नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इक्विटेबल एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी पार्टनर हैज इक्वल rights in the profits and management of the firm, but the rights of each should be equitable having regard to his contribution of the firm. हर एक बंदे के इक्विटेबल राइट्स होने चाहिए। इक्विटेबल राइट्स का मतलब इक्वल राइट्स नहीं होता। इक्विटेबल राइट्स का मतलब है कि उसकी उतने परसेंटेज वोटिंग हो जितना परसेंट उसका पैसा लगा है। तो मतलब जिसके ज्यादा पैसे लगे हैं उनको वेटेज थोड़ी ज्यादा देनी चाहिए और जिसका कम पैसा लगा है उसको कम। जिसके मान लो 5% पैसा लगा है उसको हम इक्वल तो नहीं ना कह सकते जिसका 70% पैसा लगा है। दोनों को सेम वोटिंग राइट्स तो नहीं ना मिल सकते। No partner should feel that he has been deprived of his just and due share. बेसिकली जो भी उसका जस्ट मतलब जो भी उसका कानूनी तौर पे शेयर बनता है या फिर उसकी जो रजामंदी है उसको सुना ना जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझ गई बात? नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। इन एन आइडियल पार्टनरशिप कंट्रोल मस्ट लाई इन कॉम्पिटेंट हैंड्स। तो जो कॉम्पिटेंट बंदा है उसके हिसाब से वो काम करे। मतलब अगर कोई फाइनेंस में अच्छा है तो उस पार्टनर को फाइनेंस का काम दे दिया जाए, कोई मार्केटिंग में अच्छा है तो उसको मार्केटिंग का दे दिया जाए, एटसेट्रा। ऑल पार्टनर्स मे बी कंसल्टेड बट द फाइनल से या फाइनल डिसीजन शुड बी गिवन टू दोज हैविंग एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी। फाइनल डिसीजन कौन लेगा? जिसके अंदर एबिलिटी है और एक्सपीरियंस है। म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से फाइनल डिसीजन लेने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर साइज। एन आइडियल पार्टनरशिप शुड बी लार्ज इनफ टू हैव फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल स्ट्रेंथ बट शुड नॉट बी अनवाइडली एंड अनमैनेजेबल। एक अच्छी पार्टनरशिप का ऐसा साइज होना चाहिए जिसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके, कुछ ज्यादा ही बड़ी ना हो कि मैनेजमेंट करनी मुश्किल हो जाए। जनरली द नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड नॉट एक्सीड 50। यहाँ 50 लिखना था, ठीक है ना, मैं यहाँ 50 लिख देता हूँ क्योंकि ये तो सरकार ने डिसाइड किया हुआ है हमारे रूल्स के हिसाब से कि कुछ बिजनेसेस में 50 होते हैं और कुछ बिजनेसेस में अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली जितने कम पार्टनर्स होंगे उतना अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, जितने पार्टनर्स ज्यादा होंगे उतनी परेशानी होगी। मगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जितने मर्जी पार्टनर्स हो सकते हैं। समझ गई बात? नेक्स्ट है लॉन्ग ड्यूरेशन। जितनी लंबी पार्टनरशिप चलेगी उतना अच्छा माना जाएगा बिजनेस को, उतना उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। एनी मीडियम स्केल बिजनेस टुडे रिक्वायर्स अ फेयरली लॉन्ग टाइम टू बी सक्सेसफुल। अगर शुरू में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन की होनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरिंग मैंने लिखा है यार, इसका ना मैं चेंज कर देता हूँ, लॉन्ग ड्यूरेशन कर देता हूँ, लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, कभी कभी मैं मतलब लिख रहा होता हूँ तो स्पीड के चक्कर में उल्टा पुल्टा हो जाता है। जब मैं पेपर चेक करने जाता हूँ बच्चों के, तब भी मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों ने स्पीड स्पीड के चक्कर में लिखना कुछ चाहते थे और लिख कुछ और दिया। An ideal partnership should therefore be set up for a reasonably long period of time so that there is stability और continuity of operations। जितना लंबा चलेगी पार्टनरशिप उतना पैसे भी रिकवर कर पाएगी और उतना ज्यादा कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस भी रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है adequate capital। An ideal partnership should have sufficient financial resources for its long term and short term needs
विदाउट बीइंग ओवर कैपिटलाइज्ड। मतलब कुछ ज़्यादा ही पैसे इकट्ठे नहीं कर लेने, उतना ही कैपिटल इकट्ठा करना है जितना उनको रिक्वायर्ड है, ठीक है? देयर शुड बी प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग शुड बी लिमिटेड। जो प्रॉफिट्स हैं वो निकालने चाहिए और कंपनी जो पार्टनरशिप में चल रही है बजाय इसके कि उससे प्रॉफिट्स निकालने चाहिए और उससे कैपिटल कम नहीं होने देनी चाहिए। मतलब अगर जॉइंटली जितनी कैपिटल अगर वो कम करते रहेंगे तो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से करेंगे? एज फार एज पॉसिबल लॉन्ग टर्म फंड्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स को कंट्रीब्यूट करें। शॉर्ट टर्म फंड्स में बी बोरोड फ्रॉम बैंक्स एंड अदर सोर्सेज। बैंक से कर्जा ले लें, कहीं से भी ले लें, मगर जो लॉन्ग टर्म फंड्स है वो तो कंपनी के खुद के होने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।